प्रोफेसर सतीश, स्वागत है आपका। और हम एक बात करके आए। बात यही हो रही थी कि आज जब राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया लोकसभा और राज्यसभा में, वो एक 1.5 मिनट का एक रिटन स्टेटमेंट था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ उस पर चर्चा हो। जो प्रोफेसर साहब से भी हम पूछ रहे थे और आपसे भी समझना है, चीन के साथ हमारा एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ये फैक्ट है, हम लोग इसको माने या ना माने, कि हमारे आर्थिक सहयोग या हमारी आर्थिक, हम कहते नहीं है लेकिन हम आर्थिक रूप से कई चीजों पर निर्भर कर रहे हैं। हमारा बहुत सा रॉ मटेरियल आता है, बहुत सी चीजें आती हैं जो आज हैं, और वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, वो उस तरह से। अब ऐसे समय में एक दिक्कत ये आती है, प्रोफेसर साहब जरा ये समझाइए कि चीन पाकिस्तान को लेके वो हमसे लिवरेज कर लेता है। मतलब पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाता है, और जो जबकि कई मामलों में सोशली हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब होने चाहिए। भाई हम लोग 47 से पहले एक देश थे, हमारे खान पान, रहना जीना, बहुत सी चीजें कॉमन है। तो इस कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा मैं इशू कॉम्प्लिकेटेड से शुरू कर रहा हूं। वाई चाइना इज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान, और हम लोग पाकिस्तान के एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। अब देखिए हर्षवर्धन जी, ये हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुनियादी बातें हम सबको जानकारी है कि जब चीन को एक तरह से कंटेन करने की पॉलिसी अमेरिका ने अपनाई थी, और ये 60s और 70s की बात है, जब शीत युद्ध अपने शुरुआती दौर में चरम पर था, तो उस समय भारत को उसने मौका दिया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को यह भी कहा था कि भाई हम आपको न्यूक्लियर आर्सेनल भी देने के लिए तैयार है, जब चाइना के पास भी नहीं था। चाइना के पास भी 1964 में आया, उसके पहले ही भारत को आणविक शक्ति से वो संपन्न करने की बात कही गई थी। लेकिन भारत की विदेश नीति एक निरपेक्षता के आधार पर और वैश्विक एक सोच के आधार पर नेहरू जी ने बनाई थी, और उन्होंने इसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद तुरंत ही अब अमेरिका को लगा कि दक्षिण एशिया में कोई एक ऐसा देश हमें चाहिए जिसके बूते पर हम उस क्षेत्र में यानी चीन को कंटेन करने में हम सहायक हो सके। तो उन्होंने पाकिस्तान को मौका दिया, और पाकिस्तान के लीडरशिप ने बड़े ही खुशी से ये ऑफर को उसने अंगीकार किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। और उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है सीएटो और सेंटो, उसका पाकिस्तान को सदस्य बनाया गया। तो उस तरीके से बंटवारे का जो दर्द था, वो समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुवीकरण में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लगातार दूर होते चले गए। ये इत्तेफाक है कि इस बंटवारे में और विश्व राजनीति के बंदरबाट में कई बार पाकिस्तान को इजाफा हुआ है, भारत को नुकसान हुआ है। क्योंकि जब अमेरिका मजबूत था तो वो अमेरिका के साथ रहा और सारे विश्व की राजनीति का आर्थिक लाभ भी उठाता रहा। और जब ध्रुवीकरण के आधार पर जब एशियाई विश्व की कल्पना की जाने लगी और चीन जब मजबूत होने लगा, तो फिर ये पाकिस्तान चीन के गठबंधन सामने दिखाई देने लगे। तो परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण से सामाजिक परिवेश आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समान है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जितना अंतर नहीं है, जितना ज्यादा अंतर है उससे कम अंतर भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के लोगों से मिले आप तो आम जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, वो आपके विचारों से सहमत होती है, क्योंकि सभी आज की आधुनिक जीवन में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाएं चाहते हैं। लेकिन पिछले 3-4 दशकों से, भुट्टो के समय से ही, यानी भुट्टो बनर्जी भुट्टो नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो के समय से ही जो लगातार भारत विरोधी राजनीति की शुरुआत वहां पर होने लगी, और उसका नेशनलिज्म भी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को साबित करने में विफल रहा है, और उसके कारण से भारत विरोधी रणनीति और उसकी सोच बनती हुई और बढ़ती हुई चली गई। तो आज भी जनता भारत के पक्ष में है। बातचीत करेंगे तो कई बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला है, लोगों के साथ रहने का मौका मिला है, तो वो हंसी मजाक में करते भी है कि भाई आप जम्मू कश्मीर ले लो, माधुरी दीक्षित हमारे यहाँ भेज दो, इस तरह की बातें। यानी कहने का अर्थ कि उनकी सोच किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े का नहीं है, एक अच्छे जीवन जीने का संकल्प है। लेकिन वहां की राजनीति जो है वो विषाक्त हो चुकी है, और उस विषाक्तता का वो कारण है कि वो एक फेल्ड स्टेट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक विसंगतियां पाकिस्तान में निरंतर गहरी होती चली जा रही है।
तो ये कारण है कि, और इसका फायदा चीन, चूंकि चीन को आने वाले समय में वर्षों तक ये मालूम है कि अमेरिका दूर से दुश्मन है, भारत नजदीक का दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है। अगर दोनों मिलते हैं तो हमारे लिए चुनौतियां पैदा होती हैं, लेकिन अगर हम भारत को उसी के क्षेत्र में घेरने की कोशिश करते रहे और उसमें सफल हो जाए तो शायद वो ज्यादा कारगर होगा। इसलिए पाकिस्तान और चीन के बीच के संबंध पिछले 3 दशकों में ज्यादा मजबूत और सशक्त हुए हैं। जी, मुझे प्रो साहब, मैं इसलिए आपसे एक चीज पूछ रहा हूं क्योंकि जब से हम लोग बड़े हुए और एक जनरल नैरेटिव ये रहता है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है, चाइना को हम संभव पीछे रखते हैं। हालांकि समाजवादियों के, सारे समाजवादियों ने, जो डॉक्टर लोहिया से लेके, उनका हरदम कहना यह था कि हमारा दुश्मन नंबर 1 क्या जिससे हमें दिक्कत है वो चाइना है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आपने जो कहा नॉन अलाइन मूवमेंट की बात हुई, जिसका लीडरशिप इंडिया के हाथ में थी, पंडित नेहरू के हाथ में थी। बैंडुंग, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब बैंडुंग कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई तो जवाहरलाल नेहरू 54 या 56 में जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड चाउ एन लाई टू द वर्ल्ड। दुनिया के देशों को चाउ एन लाई को इंट्रोड्यूस करने वाला हमारा नेता था भाई, जिसने कहा कि ये देखो चाउ एन लाई है वहां का। आज जब एससीओ का, मैं किस रेफरेंस में ये कह रहा हूं ये बात, उन्होंने एक संस्था बनाई, शंघाई कॉर्पोरेशन जो थी एससीओ, उसमें ओरिजिनली उन्होंने 4-5 लोगों को रखा, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हम ये 2001 में बन गई, उसका हेडक्वार्टर शंघाई, उसकी शायद भाषा जो है वो रशियन और मैंड्रिन। हम उसमें 2017 में हमने पीछे पीछे करके किसी तरह से सदस्यता ली। मैं जो ये कह रहा हूं ना कि हमारे जो सार्क है, हमारा जो नेटो था, अरे नेटो माफ कीजिएगा, नॉन अलाइन था, नैम था, हम इसको भूल गए हैं और ये जरूरी है कि आज हम इसको रिवाइव करें, ऐसा मुझे लगता है। प्रोफेसर साहब, इस पे भी एक चीज चाहेंगे, हम क्यों नहीं रिवाइव करते हैं नैम को, हम क्यों नहीं रिवाइव करते हैं सार्क को, कि पाकिस्तान क्या हमें जाना है, हम नहीं जाएंगे, नाक का अपना इतना, हम तो कितने काफी साल से वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है इसी वजह से। तो जरा इस पे भी समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि वी एज अ एससीओ में हम जो मेंबरशिप हमारी है, कि हमारी जो नैम और सार्क में हमारी जो एक लीडरशिप पोजीशन थी, उसको रिवाइव हम लोग क्यों नहीं करते हैं? जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। शंघाई कोऑपरेशन का मुद्दा अलग है और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को फिर से लाइव करने का मुद्दा अलग है, और उसको दोनों अलग अलग तरीके से भी देखा जाना भारतीय दृष्टि से ज्यादा मजबूत होगा। ये हैरत अंगेज है या थोड़ा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा कभी कभी पेचीदा लगता है कि भारत एससीओ को की तरफ इतना झुकाव क्यों रखा, क्योंकि ये चीन नेतृत्व वाला संगठन है, इस पर चीन की पूरी तरह से पकड़ है। और हम ये जानते हैं कि एससीओ के मेंबरशिप में भारत को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी और रूस के माध्यम से एससीओ में भारत को प्रवेश मिला, ये हम सभी जानते हैं। और इसलिए थोड़ा दर्शकों को भी बता दें, और जब हमें मेंबरशिप मिली तो हमें अकेले नहीं मिली, पाकिस्तान के साथ मिली, ये दोनों लोग साथ तो साथ में मिली। जी, चीन को कंडीशन था, क्योंकि हमारा एससीओ के बीच में जो एक बायलैटरल टाई या सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की जो क्षमता पहले हमारी थी, उसी को विकसित करना हमको लगता था ज्यादा कारगर था। और कई हम विशेषज्ञ मानते हैं कि एससीओ की मेंबरशिप से हमें बहुत ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये अलग बात है कि ठीक है, ये पूरे साल भर का चेयरमैनशिप भी भारत के जिम्मे है और उसको किस रूप से आगे बढ़ाता है, क्योंकि चीन एक महत्वपूर्ण दीवार के रूप में वहां खड़ा रहेगा, भारत के हर एक वादों को, भारत के हर एक चुनौतियों को वो मुश्किलात में डालता रहेगा। लेकिन नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एक आइडिया के रूप में निश्चित रूप से कारगर है, क्योंकि पिछले 50 सालों के इतिहास को देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वो अपने उसके फाउंडर्स मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आता गया और उसको छोड़ते चले गए। और जिस मुकाम पर पॉलिटिकल द्विपक्षीय वार्ता को वहां पर लाने की जरूरत नहीं थी, उसे उठाया गया, भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया। तो भारत के हित में वो संगठन निरंतर भारत विरोधी गिरोह के रूप में सामने चलता आया। तो वो लगा कि भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, उसके रिप्लेसमेंट में कई ऐसी संस्थाएं
सामने आने लगी, जिसके माध्यम से ये लगा और आज भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो G20 हो या G77 हो, उन तरीकों से, उन मंच से भारत की बातों को मजबूती से रखा जा सकता है और कहा जा सकता है। और शायद G20 एक ऐसा मंच भारत के सामने है जिससे भारत अपनी बातों को कहने में ज्यादा सशक्ति से और सक्षमता से दुनिया के सामने आने की कोशिश कर रहा है। हाँ प्रोफेसर साहब, एक चीज और बताइए, क्योंकि आजकल ये कहा जा रहा है कि भाई भारत की वजह से यूक्रेन को हमने क्या क्या कर दिया और यूक्रेन में सब कुछ हमने ठीक कर दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि रशिया तो अपनी मनमानी करता जा रहा है, रोज मनमानी कर रहा है, तो ना यूरोपियन यूनियन कुछ ऐसा और ना यूएन, मुंह से सब लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कोई अभी तक ऐसा कदम जिससे रशिया अपने कदम पीछे खींचे ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है एज ऑन डेट। बिल्कुल, देखिए अब उसमें भारत ने तो अपनी 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 सोच को बहुत क्लियर कर दिया है कि ये प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कि ये समय पैंडेमिक के बाद और पैंडेमिक के समय युद्ध की स्थिति नहीं है और हमें शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर रूट में जाकर देखा जाए तो रूस गलत है या अमेरिका गलत है, ये एक प्रतिवाद का विषय है। और ये हम सभी जानते हैं कि रूस के विघटन के बाद से वार्सा पैक्ट जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, वार्सा पैक्ट और नाटो, वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया लेकिन नाटो आज भी जिंदा रहा। उसके बाद येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में समझौता हुआ था, बुश सीनियर के बीच में समझौता हुआ था कि हम किसी भी तरीके से नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवार्ड नहीं करेंगे, और वो ईस्टवार्ड होता रहा। 1998, 2008, मतलब ये तीसरा बार है जब नाटो का एक्सपेंशन हो रहा था। तो उसके प्रतिवाद में जब अस्तित्व पर खतरा आया, क्रीमिया वार 2014 में हुआ, क्रीमिया को रूस ने ले लिया, उसके बाद भी दोनों के बीच में एक अमुक समझौता था कि हम उसका विस्तार ईस्टवार्ड नहीं करेंगे, लेकिन लगातार अमेरिकी पक्ष पर यूक्रेन को आगे बढ़ाया गया। ये तो लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में है ही नहीं, ये लड़ाई तो अमेरिका और रूस के बीच में है। और अमेरिकी पक्ष के कारण से आज स्थिति ये बन गई कि आज रूस और यूक्रेन तकरीबन 1 साल से गंभीर युद्ध में झुलसे हुए हैं। तो इसमें रूस की गलती नहीं है। भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे थे, पहले भी थे, आज भी अच्छे हैं। इसके बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत ने बहुत ही अच्छे से टैक्टफुली बैलेंसिंग एक्ट के तहत दोनों देशों के साथ अपने संबंध को बनाकर रखा है। ये अपने आप में एक नया मिसाल है भारतीय विदेश नीति। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज और बताइए, जब जैसा हम सब लोगों को लगता है कि आज भारत के बहुत अच्छे संबंध रूस से, बहुत अच्छे संबंध अमेरिका से, हम अपने पड़ोसियों से इतने ही अच्छे संबंध क्यों नहीं कर लेते हैं, चाइना और पाकिस्तान से? मतलब वेयर इज दी, देखिए आज सारी बातें तो टेबल पे ही होंगी, कोई मारधाड़ से तो होगा नहीं, अब तो दुनिया बदल चुकी है। ये इनिशिएटिव हमारी तरफ से बार बार क्यों नहीं होना चाहिए कि एक बार नहीं 4 बार हम कोशिश करें? मैं इसलिए हमने देखिए भारत ने कोशिश तो की थी। 2 बार इनफॉर्मल टॉक भारत और चीन के बीच में हुआ, वुहान में हुआ, वुहान के बाद महाबलीपुरम में हुआ। तो भारत के तरफ से महाबलीपुरम के होने के बाद से तुरंत बाद चीन ने गलवान का घटना को अंजाम दे दिया। तो चीन की विदेश नीति को अगर हम बड़े सलीके से देखें और समझने की कोशिश करें तो वो टेस्टिंग करते रहता है, जिससे सलामी स्लाइसिंग सिस्टम का आपने सुना होगा, फिर कई अन्य थियरी, उल्फ डिप्लोमेसी। तो वो टेस्टिंग करते रहता है कि किसमें कितना बुखार है, भारत में कितना दम है, वो किस हद तक प्रतिकार कर सकता है, अगर स्टिंग ऑफ पल्स को हम कितना कड़ा करें, फांसी के फंदे को कितना कड़ा करें कि उसकी जान चली जाए या जान बचाने के लिए वो छटपटाते रहे। तो भारत अब वो 60s वाला देश नहीं रहा। हम मानते हैं कि उनकी मिलिट्री हमसे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा मजबूत है, उनकी आर्थिक व्यवस्था हमसे 5 गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस अगर लार्जर ओपन डोमेन में अन्य छोटे छोटे पक्षों को रख कर किया जाए तो स्थिति ऐसी नहीं है कि चीन आज भारत को किसी भी तरीके से दुतली दे सकता है, आंख दिखा सकता है और भारत बड़े ही गंभीरता से उसकी बातों को मानते हुए पीछे हट जाएगा। बहुत ही असर्टिव लीडरशिप हमारे पास है और हमने डोकलाम से लेकर गलवान तक या अभी जो अरुणाचल में हुआ है हमने बार बार दिखाया है। और इसको अगर डिफरेंट नैरेटिव से देखें तो 2016 में चीन ने श्वेत पत्र के द्वारा ये बातें कही थी कि भारत का विखंडन हो जाएगा, भारत तो कई टुकड़ों में टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये देखा जाए तो सबसे बड़ी पीड़ा चीन को जो है वो युगुर को लेकर है, वो तिब्बत को लेकर है। और गलवान वैली का जो मुख्य संघर्ष का कारण यही है कि वहां से 2 मुहाने जाते हैं
और दोनों बड़े ही गंभीर मुहाने हैं चीन के लिए। उसको लगने लगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। चीन को पसीना विशेषकर तब आता है जब भारत और अमेरिका एक साथ हो जाते हैं, और पिछले 40 सालों का इतिहास आप देखेंगे, विशेषकर 30, जब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने लगे तो चीन को यह लगता है कि अमेरिका तो बहुत दूर है, अगर उससे केवल लड़ाई हो तो ठीक, वो संभव नहीं है कि चीन अमेरिका यहां पर आकर हमारे साथ युद्ध करेगा और हमें हरा देगा। भारत के साथ सीधे युद्ध में उसको लगता है कि भारत तो हमसे जूनियर पार्टनर है, हम हर तरीके से उससे मजबूत है। लेकिन चीन को बेचैनी तब होती है जब अमेरिका और भारत किसी कारणवश वार्ता या अन्य चीजों की शुरुआत करते हैं, तब उसे लगने लगता है कि तिब्बत एक ऐसा मसला है जिसके बारे में माओ से तुंग ने कहा था कि तिब्बत हमारा मुंह का जिह्वा है, जिह्व है जो दांत से घिरा हुआ है, और वो दांत तिब्बत है। अगर उस दांत में सिंधमारी होती है तो चीन पर हमला हो सकता है, चीन को कमजोर किया जा सकता है, तो उसे दांत टूटने का डर होता है। और भारत अमेरिका जब मिलते हैं तो जी प्रोफेसर साहब, देखिए, क्योंकि ये दर्शकों को भी मैं बता दूं कि चीन का ये सब कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, तिब्बत हो, तुर्किस्तान हो, साउथ मंगोलिया हो, मंचूरिया हो, चीन का एक बड़ा भूभाग जो करीब 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, आधे से ज्यादा उसने कब्जाया हुआ है जिसको कह। खैर, मैं एक दूसरी बात पे आ रहा हूं प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये कहता हूं कि अब शायद 67 के बाद जो पहली गोली चली चीन और भारत की सीमा के बीच में गोली चली, वो 2000 में चली, मतलब करीब अबाउट आफ्टर 43 इयर्स। तो अब दुनिया में लड़ाई नहीं, मतलब गोली की लड़ाई नहीं होगी, धमकी होगी, सब लोग अपने बॉर्डर पे खड़े होंगे। रूस यूक्रेन में हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लड़ाई। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। हम लोगों ने जब हिंदुस्तान की पुरानी लीडरशिप को देखा, तो जो हिंदुस्तान का विदेश मंत्री होता था वो हैवी वेट पॉलिटिकल आदमी होता था। हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, विद बारिंग देवेगौड़ा साहब और एक कोई और, बाकी सब कभी ना कभी विदेश मंत्री रहे इस देश के। इवन चंद्रशेखर जी भी थे, बाकी पुराने तो थे ही, नए में भी सब लोग रहे। सब लोग विदेश मंत्रालय का बहुत समझते थे और उसको रखते थे, और बहुत हैवी वेट लोग इसमें रहते थे, चाहे स्वर्ण सिंह हो चाहे कोई। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब कोई सामने वाला बैठता है, आप प्रोफेसर हैं, आप अगर प्रोफेसर की हैसियत से बैठते हैं तो यू हैव अ वेट। लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में जो हम लोगों ने शिफ्ट किया है कि हम स्पेशलिस्ट लाने लगे हैं कई मंत्रालयों में। वी गेट स्पेशलिस्ट हु हैव बीन वेरी गुड, पर वो पॉलिटिकल वेट नहीं है। मतलब जब सामने बैठते हैं तो पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं बैठता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जब ये सारी बातें होती हैं डिप्लोमेसी की, तो वो आपको थोड़ा हल्का कर देता है, ऐसा मुझे मानना है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल हैवी वेट का न रहना विदेश मंत्रालय में भी एक कारण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भारतीय विदेश विदेश नीति या डिफरेंट मंत्रालय की बात हो, तो हमारे यहाँ पर ये वर्षों से ये चला आ रहा है कि भाई खेल मंत्रालय उनके पास है जिन्होंने आज तक कोई गेम नहीं खेला हो, तो वो खेल, चाहे वो कितने भी हैवी वेट हो, वो गेम को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, कम से कम इस प्रधानमंत्री के काल में, आपने देखा होगा कई मंत्रालय ऐसे विशेषज्ञों के मिले हैं कि राजनीतिक रूप से उनकी छवि भले ही बहुत कमजोर हो या छोटा हो, कमजोर तो हम नहीं कह सकते, अनजाना हो, लेकिन विशेषज्ञों को दिया गया है। और ये विदेश मंत्रालय, तो अगर पिछले 75 सालों के विदेश नीति को अगर देखा जाए, या पहली सरकार बनने के बाद 70 सालों को देखा जाए, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी सशक्त विदेश मंत्रालय कभी रहा हो। और भारत की छवि भी उस समय के अनुरूप बदली है, जिसमें भारत ने एक मेजर डिसीजन अमेरिका जैसे देश को ये कहने की हिम्मत रखता हो कि भाई हम तेल खरीदेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारा अपना निर्णय है। इसके पहले भारत ने इस तरह के निर्णय नहीं दिए। इसके पीछे विशेषज्ञता हमारी है कि मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के पास है जो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली सारे मैन्यूवरिंग्स को, सारे टर्निंग पॉइंट को जानता है, और जानकारी भी है। तो हमको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर स्थिति है कि पॉलिटिकली दुनिया भले ना जानती हो कि वो हैवी वेट है, वो 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हों और ग्रासरूट से जुड़े हुए हों, ग्रासरूट के राजनेता हों, लेकिन राष्ट्र के प्रति
समर्पण है और जानकारी है, तो ये दूसरा वाला जो पक्ष है हमको लगता है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। नाउ अब मुझे एक दो चीजें और बताइए कि जैसे मुझे हरदम एक बार बार ये लगता है, मेरा तिब्बत के लोगों से काफी संपर्क रहा है, मेरे पास्ट में भी उनका तिब्बत को ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में हम लोगों ने तिब्बत को थोड़ा वी हैव लेफ्ट हाई एंड ड्राई, क्योंकि तिब्बत एक लिवरेज हो सकता है। आज भी हम आईटीबीपी बोलते हैं, अपनी एक आर्म को इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, तो हम उस रिकॉग्निशन को कहीं ना कहीं रखते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि तिब्बत, ताइवान, ये कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पे हम लोगों को थोड़ा उनको ताकत देनी चाहिए? मुझे ताइवान के बारे में बिल्कुल ठीक से याद है कि उनके प्रधानमंत्री की शपथ में ऑनलाइन हमारे दो सांसद लोग, मीना लेखी जी थे अगर मैं गलत नहीं हूं, इन लोग जुड़ गए थे और उनके आगे प्रोटेस्ट आया और हमने कहा तुरंत गाने नहीं, गलती हो गई। जबकि ये तो एज अ डिप्लोमेटिक वो कि हम असर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या, मैं जी जी ये जो स्पॉट्स हैं, तिब्बत, मंचूरिया, जैसा आपने कहा साउथ मंगोलिया, बिल्कुल मंचूरिया तो हो सकता है कि भारत के दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन तिब्बत सबसे महत्वपूर्ण है। और तिब्बत के कारण से ताइवान में जो हमारे निर्णय लिए गए और दो हमारे सांसद जो गए थे, वो रिएक्शन हमने अपने अपने पोजीशन को असर्ट किया कि आप हमारे भीतर स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति को नहीं छोड़ेंगे और उन चीजों पर लगातार सख्ती बनाए रखेंगे, वन इंडिया पॉलिसी को आप अख्तियार नहीं करेंगे, तो हमारे पास भी विचार है कि हम भी अपने तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से आपके उन मर्मों को, जो कमजोर पक्ष है, उस पर हमला बोलें। तो ये कारण था। और तिब्बत को लेकर 1950 से लेकर अभी तक हम देखते रहे कि कई फेजेस आए हैं, और उस फेजेस में हमने तिब्बत को ये मान लिया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना विच इज कॉल्ड द हिमालयन ब्लंडर, वो सभी हम जानते हैं। फिर इंदिरा गांधी के काल में डबल पॉलिसी आप देखेंगे कि ड्यूल पॉलिसी अपनाया गया। ड्यूल पॉलिसी का मतलब कि तिब्बत को हम इंटीग्रल पार्ट तो मानते रहे, लेकिन इंटीग्रल पार्ट के साथ साथ तिब्बत मूवमेंट का खुलेआम सपोर्ट भारत में दिया गया। और यही कारण है कि तिब्बत के कई लिबरेशन मूवमेंट भारत, दिल्ली और धर्मशाला से लेकर अन्य राज्यों में पनपे और मजबूती से अपनी साख भी जमाए। जब भी कोई चीनी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत में आता था तो उसका विरोध भी होता था। फिर एक फेज आया कि भारत चीन दुश्मन नहीं है, एक दोस्ती के रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। तो वैसे स्थिति में तिब्बत कार्ड को थोड़ा सा मेलो डाउन किया जाए, उसको डाउन किया जाए, और दोनों देशों के ट्रेड और बाकी चीजों पर सुधार हो। तो वो दूसरा फेज भी आया और उस पर हम काम करते रहे, जिसमें तिब्बत का मसला डाउन हुआ और फिर उसे कमजोर किया गया। लेकिन फिर से अभी पिछले कुछ सालों से आप देखे होंगे कि भारत जो अभी सरकार है, उसके राजनीतिक चिंतक हैं जो वो मानते हैं कि तिब्बत का ऑटोनॉमी जरूरी है, तिब्बत भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है, और जब तक हम इसे अख्तियार नहीं कर लेते तब तक भारत की सुरक्षा चीन की तरफ से कभी भी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। क्योंकि चीन हमेशा दोयम दर्जे की बात करता है, दोस्ती की भी बात करता है और अगले दिन आक्रमण की भी बात करता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तिब्बत है। अगर तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन होता तो सीमाएं हमारी चीन से कभी नहीं मिलती थी, हमारी सीमाएं तिब्बत से मिलती थी। और उसके एडजॉइनिंग दो हिमालयन स्टेट थे, नेपाल, भूटान और सिक्किम। सिक्किम तो हमारा इंटीग्रल हिस्सा बन गया 1975 में। तो बाकी ये तिब्बत और के कारण से हिमालयन रीजन जो है, भूटान और नेपाल भी सख्ते के घेरे में आ गए, वो भी चीनी सीमा से उनका भी बॉर्डर मिलने लगा। तो खतरा सेकंड लेयर पर है। और हम सभी जानते हैं कि नेपाल की सीमाएं हमारे 5 बड़े राज्यों से मिलती हैं। तो वो सुरक्षा का जी ब्रजेश जी, अगर आपको कुछ पूछना है या संदीप भाई आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछें, क्योंकि संदीप पांडे जी भी चर्चा में। ब्रजेश जी। प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब हम लोगों ने धारा 370 हटाया और कश्मीर को और लद्दाख को अलग किया, तो लद्दाख को राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ साथ अक्साई चीन को उससे जोड़ दिया है। अक्साई चीन तो भारत सदैव दावा करता रहा, भारत का हिस्सा है। लेकिन कहा जा रहा है जब से उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके अक्साई चीन को उसके नक्शे पे उसके साथ दिखाया जाने लगा, लद्दाख के साथ, उससे चीन को बहुत ज्यादा सहमति है। वो कौन सा ऐसा रीजन है कि जब वो एज प्रदेश था तब भी हम अक्साई चीन में दावा करते थे भारत का हिस्सा है, और आज भी दावा करते हैं। गलवान जो घटना हुई, माना जा रहा है उसमें एक जो तत्कालिक कारण रीजन था
वो एक कारण ये भी था। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल भाई साहब, हम हमें भी चीन को ट्रैक करने वाले, चीन को समझने वाले, जानने वाले, जम्मू कश्मीर की स्थिति से रूबरू होने वाले ये बात को मान सकते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से हमारा मिलिट्री एक्सपेंशन पिछले कुछ सालों में गलवान वैली में हुआ और साइड रोड बनने लगे और बाकी चीजें तैयार होने लगी, जिससे कि बड़ी तेजी के साथ हमारी सेना उस मुकाम पर पहुंच सकती थी। तो अक्साई चीन का एरिया अगर हम उसके बंटवारे को देखें तो वो बहुत सारा एरिया जो है वो लद्दाख के एरिया से टच करता है, कश्मीर से कम, लद्दाख से ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में भारत के लिए बहुत जरूरी था कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद बनाएं और वहां तक पहुंचाने में सफल रहे। और यही कारण था कि जब ये बातें पिछले प्रोजेक्ट ये कई चरण में चल रहा था 8-10 सालों में, और जब वो पूरा होने लगा तो चीन को ये लगने लगा कि भारत बहुत असर्टिव हो रहा है, अगर उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां से ये गलवान वैली है, तो वहां से उसकी सेना युगुर में भी, जो सिंजियांग जो रीजन है तिब्बत का मुस्लिम बहुल एरिया, और वो अशांत एरिया माना जाता है चीन के लिए, वो अलगावत की प्रवृत्तियां वहां अत्यंत गंभीर हैं। दूसरा सड़क वो तिब्बत की ओर जाता है, तो तिब्बत की ओर भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी और इसी तरह से तिब्बतन फोर्सेस को वहां पर लाकर चीन के द्वारा खड़ा किया जाने लगा, तिब्बतन विलेजेस बसाए जाने लगे, जिससे कि वो भारतीय प्रतिरोध का विरोध करे, अगर जान भी जाए तो तिब्बती लोगों का जाए। तो इस तरीके से तैयारी चीन के द्वारा की गई और यही कारण था कि भारत की तैयारी को देखते हुए, भारत की मंशा को देखते हुए, भारत के नेतृत्व को देखते हुए चीन को लगने लगा कि भारत अब असर्टिव है, भारत को अमेरिका का साथ मिल सकता है और अन्य पश्चिमी देशों का साथ मिल सकता है, तो चीन के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो मुसीबत आने के पहले उसने आक्रमण की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। देखिए, हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। हम अमेरिका और चीन पिछले 30 सालों से एक दूसरे को प्रतिद्वंदी और दुश्मन मानते आ रहे हैं। जब जब अमेरिकी राष्ट्रपति में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो जो राष्ट्रपति बनने वाला होता है तो कहता है कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो चीन के साथ युद्ध या बाकी की चीज शुरुआत कर दूंगा। लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति के गद्दी पर बैठता है, सारे उसके समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि ट्रेड रिलेशन एक ऐसा एक वादा होता है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही स्थिति पिछले 30 सालों से अमेरिका की है। तो भारत के साथ भी ये मुश्किलें हैं। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं या चाहे सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो उसके बहुत सारे इक्विपमेंट चाइना से आ रहे थे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, हम उसका विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं और यह विकल्प बड़ी मजबूती के साथ अन्य देशों के साथ स्थापित किया जा रहा है। इसमें समय लगेगा, तो समय लगेगा तो अचानक हम दुश्मन की तरह, हम ये पड़ोसी की नाले की लड़ाई है तो हम गोली चला दें, तो ऐसा नहीं होता है डिप्लोमेसी में। तो वो आर्थिक संबंध अपने जगह पर चलेंगे और राजनीतिक मुद्दे वो बने रहेंगे, उसका भी समाधान की कोशिश करनी चाहिए। और वार्ता एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके आधार पर राजनीतिक विवाद को भी वो सुलझाने का मौका दे सकता है। ठीक है, मैं प्रोफेसर संदीप आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक नया काम हम लोगों ने भी किया। दुनिया में शायद हम लोग पहले राष्ट्र हैं जो दूसरे के प्रेसिडेंट को जाके हम लोगों ने उसका भी कैंपेन कर दिया। तो हम लोगों ने कई फर्स्ट किए हैं उसमें। नेतृत्व तो हमारा इतना नया तरह का था कि दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति में जाके हमने राष्ट्रपति का प्रचार भी शुरू कर दिया। तो ये तो अद्भुत बात है, इसमें कहीं कोई बात नहीं कि क्षमता तो हमारी अद्भुत है। प्रोफेसर संदीप पांडे। मैं सतीश जी की बात से 100% सहमत हूं। मेरा बस सवाल यह है कि जो रिश्ता आप चीन के साथ बनाना चाहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं बनाते हैं? पाकिस्तान का जो साइज है लगभग यूपी के बराबर है, इतना बड़ा बाजार है। आप पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं? हमारे सैनिक, हमारे और पाकिस्तान के सैनिक एक दूसरे पे गोली क्यों चलाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन चाहे नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं जाके। हमारा ये कहना है कि आप पाकिस्तान के साथ भी आपकी दुश्मनी है, एक समस्या है, उसको अलग करके आप जो है बाकी रिश्तों को सामान्य कीजिए। आपने आना जाना क्यों बंद किया हुआ है? नरेंद्र मोदी के आने के पहले मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूं, आसानी से जाने का मौका मिलता था। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद न तो हमें अनुमति मिल रही है जाने की, न वहां से लोगों को आने की अनुमति मिल रही है। तो आप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन तो बातचीत करें, वो समझौता कर लें, लेकिन आप पाकिस्तान से क्यों नहीं बात करते? ये सवाल।
सर जी बिल्कुल सर, ये आपने देखा होगा कि कई बार पाकिस्तान को वार्ता पर आने का मौका दिया गया और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की राजनीतिक मानसिकता लगातार बदलती नहीं रही। नहीं, एकदम मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद कोई पहल हुई है दोस्ती की, तो वो इमरान खान की तरफ से हुई है, जब उसने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला। आपने अजमेर की दरगाह के लिए एक कॉरिडोर क्यों नहीं खोला पाकिस्तान से? आपको भी हम ये भी जानते हैं कि पैंडेमिक के दौरान इतने खराब संबंध होने के बावजूद भी, वार्ता नहीं होने के बावजूद, प्रोफेसर मैं आपसे प्रश्न पूछता नहीं, लेकिन मैं पूछूं, ये आपको ये हमने एक नया कीर्तिमान किया ना कि हमारा प्रधानमंत्री जाके उनके राष्ट्रपति के एक कैंडिडेट का प्रचार करता है। ये आपको लगता है कि ना एक नया कीर्तिमान था? ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर हमारी आपकी दोस्ती है तो मतलब आपके हम प्रचार में भी आएंगे। आपकी रीडिंग होगी कि प्रधानमंत्री ने जाकर किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की नहीं कहा। आपकी बात ट्रम्प सरकार, अरे कैसी बात कर रहे हैं अब? मैं आपको कहिए तो वीडियो चला के देखा दो। अब की बात ट्रम्प सरकार, उन्होंने जाके बिल्कुल हाथ उठा के क्या, अरे प्रोफेसर साहब ये मत कहिए कि आप व्यक्तिगत केमिस्ट्री दोनों के बीच की अपनी थी उस समय। आज हमारे जो राष्ट्रपति है वो हम ये नहीं मानते कि व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष को वो भारत की तरफ से कोई मान्यता दी गई है। अरे आपकी बात ट्रम्प सरकार, उन्होंने हाथ उठा के ट्रम्प जी का, अरे कैसे प्रोफेसर साहब, ये दुनिया में देखा था कोई, मैंने हाथ में नहीं, कोई मेरे घर में मैं तो आज तक अमेरिका गया ही नहीं हूं, मैंने तो इसको दुनिया में देखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं हम लोग कई चीजों में फर्स्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें एक ये भी था कि आज तक दुनिया के किसी देश में मैंने नहीं देखा कि दूसरा राष्ट्राध्यक्ष आगे प्रचार करता हो। चलिए, ये भी हम लोग फर्स्ट थे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीन के बारे में और थोड़ा जानकारी सबको रहनी चाहिए, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी में सबसे समृद्ध भी है, इस समय ताकतवर भी है, और हमें उसके साथ कैसे रहना है इस पे लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।